हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। पिछले पार्ट में हमने देखा था कि जान उस लड़की को एक बेहोशी का इंजेक्शन दे देता है। अब आगे वो उस लड़की से बोलता है कि जब भी सही मौका मिले तुम ये इंजेक्शन उसे लगा देना, और हाँ, जब वो बहुत नशे में हो तभी ये इंजेक्शन उसे लगाना, ताकि दूसरे दिन उसे कुछ भी याद ना रहे। दूसरा दिन, कंट्रोल रूम के ऑफिसर दिन में 3 बार अपनी शिफ्ट बदलते थे, और जब वो अपनी शिफ्ट बदलते थे तो कमरा 10 मिनट के लिए खाली हो जाता था। जान को इन्हीं 10 मिनट का इस्तेमाल करना था, और उसके लिए ये 10 मिनट ही काफ़ी थे। जब ऑफिसर के शिफ्ट बदलने का टाइम आया तो जान उस बूढ़े आदमी की तरफ देखने लगा, और जैसे ही सारे ऑफिसर बाहर आए, जान उस कमरे की तरफ चला गया। जैसे ही उसने कमरे का दरवाज़ा खोला तो अचानक ही उसके सामने एक दूसरा ऑफिसर आ गया। डर के मारे जान की हालत खराब हो गई। उसने मन ही मन कहा कि ये आदमी यहाँ पर क्या कर रहा है। उस आदमी ने जैसे ही जान को देखा, वो अपनी बंदूक निकालने लगा, पर तभी जान ने उस आदमी की गर्दन पर एक जोरदार वार किया और वो बेहोश होकर वहीं पर गिर पड़ा। वो तुरंत कमरे के अंदर चला गया और कंप्यूटर्स ओपन करके देखने लगा। जब उसने घड़ी की तरफ देखा तो अब सिर्फ 6 मिनट बचे थे। कंट्रोल रूम के बगल में एक और कैबिन बना था, और उसमें एक और ऑफिसर बैठा था। उस ऑफिसर को देखते ही जान डेस्क के नीचे छुप गया और मन ही मन सोचने लगा कि कमोन अंकल जी, अब आगे की बात आपको पूरी करनी है। तभी वो दोनों कुत्ते बिल्डिंग के अंदर आ गए और जोर जोर से भौंककर शोर मचाने लगे। वो ऑफिसर अपनी जगह से खड़ा हो गया और कहने लगा कि पता नहीं ये कुत्ते कहाँ से आ गए, मैं अभी इनको मारकर भगाता हूँ। उस आदमी ने जैसे ही दरवाजा खोला तो वो चौंक गया। वो दोनों कुत्ते सामने खड़े होकर ऐसे भौंक रहे थे जैसे वो उसे अभी ही खा जाएंगे। डर के मारे उस ऑफिसर की हालत खराब हो गई। इसी बीच जान कंट्रोल रूम से निकलकर बाहर चला गया, क्योंकि उसका काम हो चुका था। वो समझ गया था कि 15 मिनट बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। जब वो कंप्यूटर चेक कर रहा था तो उसे पता चला कि यहाँ पर किसी एक रूम में कुछ महिलाओं को उन्होंने कैद कर रखा है। इसलिए जान चुपके से उस कमरे के वहाँ चला गया। उसने देखा कि 2 गार्ड उस कमरे की पहरेदारी कर रहे हैं। जान ने मन ही मन सोचा कि अगर मैं एक एक करके इन सबको मारने लगता हूँ तो इन्हें शक हो जाएगा। इसलिए वो जाकर बाथरूम में छुप गया और उनकी शिफ्ट बदलने का इंतजार करने लगा। उसने वापस से अपने पुराने कपड़े पहन लिए थे। जैसे ही उन गार्ड का शिफ्ट चेंज हुआ, जान सिर झुकाए उन गार्ड के पास आ गया। जान ने अपने आप को इस तरह से प्रेजेंट किया जैसे कि वो कोई लड़की हो। जैसे ही गार्ड ने उसे देखा, उसने कहा कि तुम बाहर कैसे आ गई। उसने रोते हुए और आवाज़ बदलते हुए कहा कि मुझे बाथरूम जाना था, इसलिए मैं बाहर आई थी। उस आदमी ने गुस्से में कहा कि अभी इससे पहले जो गार्ड था उसने मुझे बताया नहीं, मैं अभी उसकी कंप्लेंट बिग बॉस से करता हूँ। इतना कहते ही उस गार्ड ने जान को धक्के मार मार कर कमरे के अंदर धकेल दिया। वहाँ पर मौजूद महिलाएं जान को उठाने लगी और पूछा कि तुम ठीक तो हो। जान ने मुस्कुराते हुए कहा कि आप लोगों को चिंता करने की जरूरत नहीं है। उनमें से कुछ महिला समझ गई थी कि जान लड़की नहीं है, तो वो डर के मारे उससे दूर हो गई। तभी जान ने वहाँ पर उस लड़की को देखा जिसे कल रात को उसने बेहोशी का इंजेक्शन दिया था। उस लड़की को वहाँ देखकर उसने मन ही मन सोचा कि ये मेरे प्लान का अगला हिस्सा है। तभी उसने उन सभी महिलाओं से पूछा कि इससे पहले कि आप लोग मुझसे कुछ पूछे, सबसे पहले मुझे ये बताइए कि बिग बॉस के पास आज रात जाने वाली लड़की कौन सी है। तभी एक कोने में दुबकी बैठी लड़की की तरफ इशारा करते हुए उन्होंने कहा कि आज रात इसकी बारी है। जान उस लड़की के पास चला गया और उससे कहा कि हम दोनों आपस में अपने कपड़े बदल लेते हैं, आज रात तुम्हारी जगह मैं बिग बॉस के पास जाऊंगा। उसकी ये बात सुनकर वहाँ पर मौजूद सभी महिलाएं उसकी तरफ घूरकर देखने लगी कि आखिरकार ये जानबूझकर अपनी जान जोखिम में क्यों डालना चाहता है। उन लोगों को उन पर अभी भी विश्वास नहीं हो रहा था, पर जब कल रात वाली लड़की ने उन्हें सारी बात बताई कि कैसे उसने उसकी मदद की थी, तो वो लोग उस पर विश्वास कर रहे थे। लेकिन उन्हें अभी भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वो ऐसा क्यों कर रहा है। जान ने उन्हें समझाते हुए कहा कि
आप लोगों को मेरे बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। मैं यहाँ पर आप लोगों की मदद करने आया हूँ। जान बार बार में टाइम चेक कर रहा था, क्योंकि अगर उसके प्लान में थोड़ी सी भी गड़बड़ हो गई तो उसके पूरे प्लान पर पानी फिर जाएगा। तभी उस लड़की ने फिर से आगे आकर कहा कि मुझे इन पर पूरा भरोसा है। कल रात इन्होंने मेरी भी जान बचाई थी। हम सब इन पर भरोसा कर सकते हैं और हमें इनकी मदद भी करनी चाहिए। कुछ समय बाद 2 ऑफिसर वहां आ गए और जान को लेकर बिग बॉस के कमरे की तरफ चले गए। वो किसी भी तरह का ड्रामा नहीं कर रहा था। वो चुपचाप उन ऑफिसर के साथ जा रहा था। उसके मन में बस यही चल रहा था कि आज मैं उस दरिंदे को सबक सिखाकर ही मानूंगा। आज उसे पता चलेगा कि इन लड़कियों की जिंदगियों से खेलने का नतीजा क्या होता है। उसके पाप का घड़ा भर चुका है। तभी उनमें से एक ऑफिसर ने कहा कि ये लड़की तो बहुत सुंदर दिख रही है। आज तो हमारे बॉस खुश हो जाएंगे। क्या पता इसके बदले में हमें कोई इनाम भी मिल जाए। तभी दूसरे ऑफिसर ने कहा, ज़्यादा ख्याली पुलाव मत बनाओ। मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही कि ये लड़की चुपचाप हमारे साथ क्यों चले जा रही है। बाकी लड़कियों की तरह ये बिल्कुल भी ड्रामा क्यों नहीं कर रही। तभी उस ऑफिसर ने कहा, क्या पता इसे हमारी भाषा समझ में नहीं आती होगी, या ऐसा भी हो सकता है कि ये बिग बॉस को पसंद करती होगी। खैर, जो भी हो, हमारा इससे क्या लेना देना। बिग बॉस देख लेंगे। बिग बॉस के रूम में जान कोई भी ड्रामा नहीं कर रहा था, इसलिए उन दोनों ऑफिसर ने ले जाकर उसे बेड पर बिठा दिया और वहां से चले गए। उन ऑफिसर्स के जाते ही जान चारों तरफ कमरे में देखने लगा। वो देख रहा था कि वो कमरे में ऐसी कोई चीज़ ढूंढ ले जिससे वो उसका इस्तेमाल कर सके, पर उसे ये देखकर मायूसी हुई कि उस कमरे में ऐसी कोई भी चीज़ दिखाई ही नहीं दे रही थी वो अपने लिए इस्तेमाल कर सके। वो मन ही मन सोचने लगा कि उसके पास सिर्फ 2 घंटे का टाइम है, क्योंकि 2 घंटे बाद वो ऑफिसर्स उसे वापस लेने आ जाएंगे। करीब 20 मिनट बाद बिग बॉस भी उस कमरे में आ गया। जान खिड़की से बाहर देखने लगा, पर चुपके चुपके वो ये भी देख रहा था कि बिग बॉस अपने साथ लैपटॉप भी लेकर आया है। ये देखकर वो मन ही मन खुश हो गया और उसने अपने आप से कहा कि इबू, अब मैं तुमसे बात कर सकता हूँ। जान बिना कुछ देरी के अपने प्लान पर काम करने लगा, क्योंकि कैसे भी करके उसे अपने प्लान को अंजाम देना था और यही एक सुनहरा मौका था। इसके अलावा उसे और कोई मौका नहीं मिलने वाला था और वो ये मौका खोना नहीं चाहता था। जैसे ही बिग बॉस कमरे में और अंदर आया, वो दौड़कर उसके पास चला गया और उसकी पीठ पर जोर जोर से मुक्के मारने लगा। अपने ऊपर हुए इस अचानक हमले से बिग बॉस घबरा गया। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये लड़की उसके साथ ऐसा क्यों कर रही है। इससे पहले कि वो अपने आप को संभाल पाता, जान ने उसे एक जोरदार धक्का दिया, जिससे वो दीवार पर लगे एक शीशे पर जा टकराया और वो धड़ाम से नीचे गिर गया। जान ने देखा कि वो फिर से उठने की कोशिश कर रहा है। जान जानता था कि वो एक हट्टा कट्टा आदमी है, इसलिए वो दोबारा से उसे मौका नहीं देना चाहता था। इससे पहले कि वो उठकर पूरी तरह से खड़ा हो पाता, जान उसके चेहरे पर अपने मुक्कों की बौछार करने लगा। जान जानता था कि किसी भी इंसान के नाक वाला हिस्सा बहुत नाजुक होता है, इसलिए बार बार उस जगह पर वार करने से वो इंसान कभी भी बेहोश हो सकता है। जान बार बार उसकी नाक पर वार करने लगा। उसकी नाक से अब खून आने लगा था। उसकी हालत को देखकर ऐसा लग रहा था कि अब वो कभी भी बेहोश हो जाएगा, पर जान नहीं चाहता था कि वो पूरी तरह से बेहोश हो जाए, क्योंकि उसके पास ज़्यादा समय नहीं था और वो उससे अपने कुछ सवालों के जवाब भी जानना चाहता था। जान ने जैसे ही देखा कि वो बेहोश होने वाला है, वो फटाफट से रस्सी लेकर आया और उसने उसके हाथ पैर रस्सी से बांध दिए और फिर शराब की एक बोतल उठा ली। फिर उसने शराब की थोड़ी सी छींटे उसके चेहरे पे मार दिए, क्योंकि उसके चेहरे पे चोट लगी थी और उनसे खून निकल रहा था। जैसे ही उसने शराब की छींटे उसके चेहरे पे डाले, उसके चेहरे की लगी चोटों पर जलन होने लगी। खून ज़्यादा बहने की वजह से उसकी नाक जाम हो गई थी, इसलिए वो ढंग से सांस नहीं ले पा रहा था। इसलिए वो अपने मुंह से सांस लेने की कोशिश करने लगा। जैसे ही उसने सांस लेने के लिए अपना मुंह खोला, जान उसके मुंह में शराब डालने लगा। बिग बॉस बिल्कुल लाचार हो गया था। उसके सामने अब कोई रास्ता नहीं बचा था। वो अपने आप को जिंदा रखने की
कोशिश कर रहा था। जान ने बिना देरी करते हुए लैपटॉप खोला और ईबो से संपर्क करने की कोशिश करने लगा, पर जैसे ही उसने लैपटॉप खोला उसने देखा कि उसमें इंटरनेट कनेक्शन नहीं था। बिना इंटरनेट के जान ईबो से बात नहीं कर सकता था। उसने मन ही मन सोचा कि क्या यहाँ सचमुच में इंटरनेट नहीं है, पर जब उसने लैपटॉप में हिस्ट्री देखी तो उसे पता चला कि अभी कुछ समय पहले ही यहाँ पर किसी को ईमेल भेजा गया है। उसकी चालाकी देखकर वो मन ही मन हंसने लगा। उसने कहा कि तुम मुझसे बचकर कहीं पे भी नहीं जा सकते हो, तुम्हें क्या लगता है मुझे पता नहीं चलेगा? उसने बिग बॉस का गला दबाया और उसकी आंखों में देखते हुए उससे कहा कि मुझे इंटरनेट की ज़रूरत है, इसलिए अभी के अभी इसमें इंटरनेट चालू करो। बिग बॉस अभी भी अपनी आंखें खोलने की कोशिश कर रहा था। उसने तिरछी नज़रों से जान को देखते हुए कहा कि तुम हो कौन? मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि तुम आखिर यहाँ आए कैसे और तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तुम्हारी जान खतरे में है और मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि तुम यहाँ से जिंदा वापस नहीं जा सकते। बिग बॉस काफ़ी समय से आर्मी में था, इसलिए वो कई तरह के लोगों से मिलता ही रहता है, पर इस लड़के की तो बात ही कुछ और थी। उसे अच्छी तरह से पता था कि कहाँ पर इंसान को चोट पहुँचानी चाहिए। बिग बॉस का जवाब सुनकर जान ने कहा कि गलत जवाब। जान फिर बिग बॉस का गला दबाने लगा। जान नहीं चाहता था कि बिग बॉस किसी भी तरह से आसानी से सांस ले पाए, क्योंकि जब वो इस तरह से तड़पेगा और परेशान होगा तभी वो उसके सवालों का जवाब देगा। बिग बॉस को सांस लेने में तकलीफ हो रही थी, फिर भी उसने अपना मुंह खोला और कहा कि तुम चाहे दुनिया के किसी भी कोने में छुप जाओ, मैं तुम्हें हर हाल में ढूंढ निकालूंगा। फिर मैं तुम्हें बताऊंगा कि मुझसे पंगा लेने का अंजाम क्या होता है। उसका जवाब सुनकर जान हंसने लगा और कहा कि अगर तुम जिंदा रह पाओगे तभी तो मुझे ढूंढ पाओगे ना। इसलिए अगर तुम अपने लिए आसान मौत चाहते हो तो मेरे सवालों का जवाब दे दो, और नहीं तो मैं तुम्हें इतना तड़पा तड़पा कर मारूंगा कि तुम्हारी रूह भी कांप जाएगी। जान की बात सुनकर बिग बॉस ने कहा कि मैंने पहले ही अपने आदमियों को छुट्टी दे दी है, इसलिए अभी यहाँ पर कोई भी नहीं है। हम सुबह तक का इंतज़ार करते हैं, फिर तुम्हें जो भी चाहिए वो मुझे बता देना, मैं अपने आदमियों से तुम्हें वो दिलवा दूंगा। क्यों, ठीक रहेगा ना? जान ने मुस्कुराते हुए कहा। अच्छा, अगर ऐसी बात है तो कल रात को तुम बिना किसी मदद के इंटरनेट कैसे चला रहे थे? तब तो तुम्हारे पास कोई भी नहीं था, इसलिए मुझसे चालाकी करने की कोशिश मत करो, क्योंकि तुम्हारे मन में जो प्लान चल रहा है वो मैं पहले ही सोच के बैठा हूँ। अब अगर तुम मेरी कोई मदद नहीं करना चाहते तो तुम्हें जिंदा रखने से मेरा भी कोई फायदा नहीं होने वाला। बिग बॉस को लगा था कि वो जान को अपनी बातों से मना लेगा, पर तब उसे मालूम नहीं था कि जान इंटरनेट और कंप्यूटर से अच्छी तरह से वाकिफ है। इसलिए उसने मन ही मन सोचा कि मुझे इस लड़के के साथ दूसरा तरीका अपनाना चाहिए। बिग बॉस ने जान से कहा कि मुझे पता है कि तुम बस अपने आप को ताकतवर दिखाने की कोशिश कर रहे हो, पर असल में तुम्हारे अंदर थोड़ा सा भी साहस नहीं है। तुम्हारे जैसे कमजोर इंसान किसी की जान नहीं ले सकते, तुम बस बातें बनाए जा रहे हो। अभी कुछ ही समय में मेरे आदमी जब यहाँ पर आ जाएंगे फिर मैं तुम्हें बताऊंगा कि मुझे छूने का मतलब क्या होता है। जान ने उसकी बातों का मजाक बनाते हुए कहा कि अच्छा, तो तुम भी बड़े बड़बोड़े निकले। बिग बॉस को मन ही मन ये विश्वास हो गया था कि ये लड़का उसे यहाँ पर मार नहीं सकता है, क्योंकि यहाँ पर बाहर कम से कम 200 जवान तैनात हैं और उनसे बचकर निकलना कोई बच्चों का काम नहीं है। और अगर ये उनसे बचकर यहाँ से निकल भी गया तो भी शहर के इस हिस्से से ये जिंदा वापस नहीं लौट पाएगा। अगर ये लड़का अपनी जान बचाना चाहता है तो इसके लिए इसे मुझे भी जिंदा रखना पड़ेगा। पर अचानक ही जान ने एक चाकू उठाया और उसके पेट में घोंप दिया। फिर उसने कहा कि तुम्हें क्या लगता है मैं अभी भी एक नाजुक सा लड़का लगता हूँ? तुम्हें पता भी है आज तक तुमने कितनी लड़कियों की जिंदगियां बर्बाद की है, पर आज मैं तुम्हें बताऊंगा कि किसी लड़की की इज्जत से खेलना क्या होता है
और उनकी जिंदगी को नरक बनाना क्या होता है। वो दर्द महसूस करने को मिलेगा जो तुमने आज तक हजारों लड़कियों को दिया है। थोड़ी देर में उसके पेट से बहुत सारा खून निकलने लगा। अब उसे अपनी कही हुई बातों पर अफसोस हो रहा था, क्योंकि जैसा उसने इस लड़के के बारे में सोचा था वैसा कुछ भी नहीं था। वो मन ही मन सोचने लगा कि ये लड़का तो किसी राक्षस से कम नहीं है। असल में वो कमरा साउंड प्रूफ था, इसलिए उन दोनों की आवाज़ उस कमरे से बाहर किसी को भी सुनाई नहीं दे रही थी। जब जान ने समय देखा तो उसने देखा कि उसके पास अब बस 20 मिनट का ही समय बाकी है। उसने बिग बॉस को एक जोर से मुक्का मारा और वो वहीं की वहीं ढेर हो गया। फिर वो अपना ध्यान लैपटॉप की तरफ करके ईबो से बात करने की कोशिश करने लगा। बिग बॉस के पास एक सैटेलाइट फोन भी था, इसलिए वो उसी से ईबो से संपर्क करने की कोशिश करने लगा, पर बार बार कोशिश करने के बावजूद भी वो सफल नहीं हो रहा था। ईबो, क्या तुम मेरी आवाज़ सुन रहे हो? ईबो, क्या तुम ठीक हो? हेलो ईबो, अगर तुम्हें मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है तो प्लीज़ मुझसे बात करने की कोशिश करो। ईबो, ईबो। पर दूसरी तरफ से कोई जवाब नहीं आ रहा था। जब ईबो ने जवाब नहीं दिया तो जान के मन में एक बार फिर वही ख्याल आने लगा। इससे सब बस दो ही बातें साबित होती हैं, या तो उसकी घड़ी खराब हो गई है या फिर वो मुझे छोड़कर इस दुनिया से चला गया है। उसे मन ही मन इस बात का डर सताने लगा था। वो बार बार भगवान से प्रार्थना कर रहा था कि प्लीज़ ईबो को सही सलामत रखना। तभी उसके मन में एक ख्याल आया कि मैं घड़ी के माध्यम से पता कर सकता हूँ कि वो अभी कहाँ है। पर अफसोस की बात ये थी कि उसे चाहकर भी ये पता नहीं चल पा रहा था कि ईबो की लोकेशन कहाँ पर है। उसे अब इस बात का तो पक्का विश्वास हो गया था कि उसकी घड़ी भी पूरी तरह से खराब हो गई है, इसीलिए ईबो अभी तक उसे ढूंढने यहाँ पर नहीं आ पाया है। शायद उसे पता भी नहीं है कि मैं कहाँ पर हूँ। जान को समझ में नहीं आ रहा था कि वो आखिर क्या करे। तभी अचानक उसे युवान की याद आई और वो युवान से संपर्क करने की कोशिश करने लगा। युवान, युवान, तुम्हें मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है? युवान, मैं जान बोल रहा हूँ। दूसरी तरफ से युवान कोई जवाब नहीं दे रहा था। वो जैसे ही फोन रखने वाला था तभी दूसरी तरफ से आवाज आई, जान भैया। जान को युवान की आवाज़ साफ साफ सुनाई नहीं दे रही थी, इसलिए वो खिड़की के पास चला गया और उसने खिड़की खोल दी ताकि उसे युवान की आवाज़ साफ साफ सुनाई दे सके। पर उसके मन में इस बात का डर भी था कि अगर बिग बॉस ने चिल्लाने की कोशिश की तो कहीं उसके किसी आदमी को उसकी आवाज़ सुनाई ना दे दे। पर समय की नज़ाकत को देखते हुए जान ने इतना रिस्क लेना वाजिब समझा। उसने कहा कि क्या तुम मेरी आवाज़ सुन सकते हो युवान? हाँ भैया, हाँ मैं आपकी आवाज़ सुन सकता हूँ। आप कहाँ पर है भैया? बताइए मुझे, कहाँ पर है आप? युवान, मुझे लगता है ईबो जख्मी हो गया, पहले तुम उसकी मदद करने की कोशिश करो प्लीज, युवान ने कहा। भैया आप उनके बारे में चिंता मत कीजिए, ईबो भैया बिल्कुल ठीक है। वो तो पिछले 4 दिनों से आपके ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। युवान की बात सुनते ही जान के चेहरे पे एक मुस्कुराहट आ गई। उसने कहा कि मैं अपने साथ एक सैटेलाइट फोन लेकर जा रहा हूँ और मैं उत्तर की दिशा की तरफ बढ़ने वाला हूँ। शायद कुछ आर्मी के लोग भी मेरा पीछा करते हुए दिख जाएंगे, इसलिए तुम जल्दी करो। युवान ने कहा ठीक है, आप जल्दी से जल्दी वहाँ से निकल जाइए। जान ने जब दोबारा समय देखा तो अब उसके पास सिर्फ 5 मिनट बचे थे, पर इतने सारे लोगों के बीच में से निकल कर जाना उसके लिए आसान नहीं था। वो वापस जाकर लैपटॉप उठाने की कोशिश करने लगा कि तभी बिग बॉस ने उसके ऊपर हमला कर दिया। बिग बॉस ने अपने जूतों के अंदर एक चाकू छुपाया हुआ था और उसने उसी चाकू से जान पर हमला कर दिया और वो चाकू जान के पैरों में घोंप दिया। अपने ऊपर हुए अचानक इस हमले से जान नीचे गिर गया। बिग बॉस ने कहा कि तुम मुझे छोड़कर कहीं पे भी नहीं जा रहे हो, मैं तुम्हें भी अपने साथ लेकर नर्क में जाने वाला हूँ। फिर वो जैसे ही जान के ऊपर दोबारा हमला करने वाला था, जान ने उसकी गर्दन पर एक जोरदार वार किया और वो वहीं की वहीं ढेर हो गया। अब उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे वो मर चुका हो। जान अपने आप को संभालने की कोशिश करने लगा। उसने अपने पैर से चाकू निकाला और उस पर पट्टी बांधने लगा। दर्द के मारे उसकी हालत खराब हो गई थी, पर कैसे भी करके वो अपने पैरों पर खड़ा हो गया और कमरे से बाहर जाने की कोशिश करने लगा। पर तभी उसे एहसास हुआ कि बाहर से कोई दरवाजा
खोलने की कोशिश कर रहा है। उसने वो चाकू उठा लिया और मन ही मन सोचने लगा कि मैं इतनी आसानी से मरने वाला नहीं हूँ। मरने से पहले मैं अपने कुछ दुश्मनों का खात्मा करके जाऊंगा। फिर जैसे ही दरवाजा खुला, वो दोनों कुत्ते उस बूढ़े आदमी के साथ कमरे के अंदर आ गए। कमरे की हालत देखकर उस बूढ़े आदमी ने अंदाजा लगा लिया था कि इस कमरे में क्या हुआ होगा। उसने जान से कहा कि अब हमारे पास ज्यादा समय नहीं बचा है, इसलिए हमें यहाँ से निकलना चाहिए। तभी जान ने बिग बॉस की तरफ इशारा करते हुए कहा कि इसके कार की चाबी वहाँ टेबल पर रखी है, आप जल्दी से उसे लेकर आ जाइए। कुछ ही मिनटों में वो दोनों पार्किंग लॉट में आ गए। जान खुद ही गाड़ी चलाने वाला था, पर जब बूढ़े आदमी ने उसकी हालत देखी तो उसे पैसेंजर सीट पर बिठा दिया और खुद ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। और उसने जान से कहा कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें किसी भी हालत में इस जगह से सही सलामत लेकर चलूंगा। दोनों तब तक गाड़ी लेकर मेन गेट के पास आ गए थे। वहाँ पर खड़े सभी जवान उनको सैल्यूट करने लगे। उन्हें लगा कि गाड़ी के अंदर बिग बॉस बैठे हैं। अभी गेट आधा ही खुला था कि तभी सायरन बजने लगा कि कोई हमारे कैंप के अंदर घुस आया है और उन्हें देखते ही गोली मार दी जाए। ये सुनते ही वो आदमी तेजी से गाड़ी चलाने लगा और गेट से होते हुए बाहर निकल गया। जब उस विकलांग आदमी ने देखा कि गेट पूरी तरह से अभी नहीं खुला है, तो उसने जान से कहा कि तुम किसी चीज को कसकर पकड़ लो, क्योंकि मैं अब इस आधे खुले गेट से इस गाड़ी को जबरदस्ती बाहर लेकर जाने की कोशिश करने वाला हूँ। इतना कहते ही वो बहुत तेजी से गाड़ी को गेट की तरफ भगाने लगा और गाड़ी जोर से उस गेट से टकराई और चारों तरफ एक बहुत तेज आवाज गूंजने लगी। बड़ी मुश्किल से गाड़ी गेट से बाहर निकल गई और दीवार से जाकर टकरा गई। जान और इबू की गाड़ी क्रैश होने के 2 दिन बाद शहर के साउथ साइड में जोचेंग का अपना एक घर था। वहाँ पर बहुत सारे कंप्यूटर्स लगे हुए थे और एक कमरे में पिछले 2 दिनों से कुछ लोग एक लड़के को ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। तभी एक लंबा तगड़ा सा आदमी कमरे के अंदर आया। उसे देखकर डर के मारे सभी लोग अपनी अपनी जगह पे खड़े हो गए। वो सभी लोगों को एक एक करके घूरने लगा। फिर उसने कहा, क्या तुमने उसे ढूंढ लिया? उन लोगों में से एक आदमी ने डर के मारे कांपते हुए कहा कि सर, हम उन्हें अब भी ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, पर सर की लोकेशन के बारे में हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। हमें बिल्कुल भी पता ही नहीं चल रहा कि वो कहाँ पर है। जो टेंग ने चिल्लाते हुए कहा, पता नहीं मैंने तुम लोगों को किस लिए रख रखा है। तुम लोगों को मैं किस बात के पैसे देता हूँ? तुम लोगों से एक छोटा सा काम नहीं हो रहा? वो लड़का 2 दिन से गायब है और तुम्हें अभी तक पता नहीं चल रहा कि वो कहाँ पर है और किस हालत में है। लिबोन वहीं बगल में था। वो अपने बॉस के गुस्से को शांत करना चाहता था, इसलिए उसने कहा कि बॉस, आप अपने आप को थोड़ा शांत कीजिए, ये लोग अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं। जोटेंग ने उसे डांटते हुए कहा कि तुम चुप हो जाओ, नहीं तो मेरा सारा गुस्सा तुम्हारे ऊपर निकल जाएगा। और तुम मुझे पहले ये बताओ कि तुमने बाकी लोगों को उसे ढूंढने के लिए भेजा था, उनका क्या हुआ? क्या उन्हें कुछ भी जानकारी नहीं मिली? क्या वो लोग अभी भी खाली हाथ ही घूम रहे हैं? लिबोन ने कहा कि सर, वो कोशिश कर रहे हैं, पर अभी तक उन्हें भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली है। जोचंग ने लिबोन से कहा, ठीक है, उन लोगों से कहो कि जब तक उन्हें वो मिल ना जाए तब तक वो लौटकर वापस नहीं आएंगे। जब तक उन्हें कुछ भी पता नहीं चल जाता वो अपनी शक्ल मुझे नहीं दिखाएंगे। असल में जोचेंग ने सिंगापुर आने से पहले एक टीम बनाई थी जो हर वक्त जान के आसपास रहेगी, पर जान उन्हें चकमा देकर पहले ही अकेले यहाँ पर आ गया था। इस वजह से जोचेंग का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुँच गया था। और जब जोचेंग सिंगापुर आया था तब उसे ये भी पता चला कि जान फिनिक्स एंटरप्राइजेस के प्लेन से यहाँ पर नहीं आया है। उस प्लेन से तो सिर्फ उसकी टीम यहाँ पर आई थी। पता नहीं कैसे और किसके साथ वो सिंगापुर के लिए निकला था और इस बात के लिए उन लोगों को वो जिम्मेदार ठहरा रहा था। उसने सभी लोगों से कहा कि तुम्हें पता है ना कि अंडरवर्ल्ड में काम पूरा नहीं होने की सजा क्या होती है, तो अब तुम लोग सब अपनी सजा के लिए तैयार हो जाओ। जोचेंग को अपने आदमियों पर तो गुस्सा आ ही रहा था, पर साथ ही साथ उसे खुद पर भी गुस्सा आ रहा था। वो मन ही मन सोचने लगा कि मुझे उसे अकेले यहाँ पर नहीं भेजना चाहिए था। मुझे अपने आदमियों के बजाय
खुद उसके साथ आना चाहिए था। पता नहीं उसे हर बार कैसे पता चल जाता है कि मैंने उसकी सिक्योरिटी में अपने आदमियों को लगाया है, और इस बार तो कुछ अजीब ही हो गया। उसने ना सिर्फ मेरे आदमियों को धूल चटाई, बल्कि अपनी टीम के लोगों को भी कुछ नहीं बताया। जब जोचेंग को अचानक पता चला कि जान कहीं गुम हो गया है, तो वो तुरंत ही सिंगापुर आ गया। मिस्टर योहान की तबीयत अभी पूरी तरह से ठीक नहीं हुई थी, इसलिए उसने उन्हें कुछ भी नहीं बताया कि वो कहाँ जा रहा है और जान अभी किस हालत में है। जोचेंग गुस्से में अपने आदमियों पर अभी चिल्ला ही रहा था कि अचानक उसे एक मैसेज आया। उसने जैसे ही अपना फोन खोला तो किसी औरत ने उसे एक मैसेज भेजा था। उस मैसेज में लिखा था हेल्प, और उसके साथ कुछ इन्फॉर्मेशन भी थी। जोचेंग को समझ में नहीं आ रहा था कि ये मैसेज कैसा है और ये ऑरेंज कौन है। तभी जोचेंग को जान की एक बात याद आई। उसे याद आया कि जब भी वो जान को अपने लिए एक पर्सनल बॉडीगार्ड रखने के लिए कहता था, तो जान हमेशा उससे एक ही बात कहता था कि मुझे जब भी आपकी जरूरत पड़ेगी तो ऑरेंज आपको बता देगा। पर जान ने जोचेंग को ये नहीं बताया था कि ये ऑरेंज आखिर है कौन। जब जान और ईवो की गाड़ी पहाड़ी की चोटी से नीचे गिरने वाली थी, उससे पहले ही जान ने ऑरेंज को एक मैसेज भेज दिया था कि अगर मैं 48 आवर्स के बाद तुमसे किसी भी तरह से संपर्क नहीं कर पाता हूँ, तो तुम ये मैसेज जोचेंग को भेज देना। क्योंकि उस समय जान ने सोचा था कि कम से कम 48 आवर्स में तो वो ईवो से वापस मिल जाएगा, पर ऐसा नहीं हुआ था। आज इतना ही। प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।